हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस भर्ती 2024 से लेकर जो कि मॉक टेस्ट का ये 62 नंबर का वीडियो है, जो जिसमें हमने क्वेश्चंस को जो लिया है मैथ एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस को, जिसमें परीक्षा आधारित संभावित प्रश्न होने वाले हैं और काफ़ी अच्छे से प्रश्न होंगे। तो ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, चाहे आरआरबी का कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे ग्रुप आने वाले ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन जो भी हो, जिसमें मैथ एवं रीजनिंग पूछा जाता है, वो सभी के लिए बेनिफिट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं, और आप खुद से भी बनाने का कोशिश कीजिएगा जो कि ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बनाइए। उम्मीद करते हैं कि आपने बनाया होगा। क्या बोल रहे हैं, P के 500 पूर्णांक में से 360 अंक प्राप्त हुए हैं। तो कहता है P के प्राप्तांक Q के प्राप्तांक से 10% कम है। तो इसको एक सही तरीका से सोल्व करने का कोशिश करते हैं, जो इसका सही तरीका होना चाहिए। जैसे P और Q की तुलना करने के लिए बोला गया है, P और Q। तो हम इसको देखेंगे। अभी ये सब डाटा को भूल जाते हैं कि ये सब क्या है, हमको परसेंटेज को पकड़ना है। 10% का मतलब अगर कहा जाए तो क्या होगा, तो आपका जवाब होगा 1/10। तो क्या कहा है कि P के प्राप्तांक Q के प्राप्तांक से 10% कम है। जिसके आगे से लगा है, किसके आगे, Q के आगे, वो डाटा, वो नीचे वाला जो डाटा है वो उसका है, यानी Q का है। Q का अगर 10 है तो कम बोल रहा है, 10% कम मतलब 10 में से 1 कम, Q का 9 है। ठीक है। सेकेंड टर्म में देखा जाए तो Q R से 25% अधिक है। अगर मैं 25% को देखूं तो 25% का वैल्यू क्या होगा, तो आपका जवाब होगा 1/4। तो से किसके आगे लगा है, R के आगे। R अगर 4 है तो एक बंदा R आ गया। R अगर 4 है तो उससे एक अधिक Q है। R अगर 4 है उससे एक अधिक Q है, यानी 5। उसके बाद और कोई है, S भी है। इसका मतलब S भी यहाँ पर है। अगर मैं इस 20% को पकड़ूं तो 20% का मतलब क्या, तो आपका जवाब होगा 1/5। ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, क्यों S की तुलना में, से बोले या तुलना करने के लिए बोले, तो S की तुलना माने S का अगर 5 है तो कम यहाँ कहा गया, तो एक कम R का है। अगर S का 5 है तो एक कम R का, 5 में एक कम 4 R का है। तो यहाँ से आप इन सभी का अनुपात निकाल लीजिए, इन सभी का अनुपात निकाल लीजिए, इससे जल्दी बनेगा दोस्त। और दूसरे तरीके से कीजिएगा तो आपको टाइम लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पर अब सबका एक साथ अनुपात कैसे निकालें, हालांकि इस टाइप के प्रश्न रीजनिंग में बनाए होंगे, बात समझ रहे हैं। जैसे पी क्यू दिया रहेगा, उसके बाद क्यू आर का अनुपात दिया रहेगा, उसके बाद आर एस का अनुपात दिया रहेगा, तो उसको एक साथ निकालने के लिए कहीं ना कहीं अपने रीजनिंग में या अनुपात वाले चैप्टर में बनाए होंगे। तो देखिए, इसको एक साथ इक्वल कैसे कर सकते हैं, मतलब एक साथ कैसे निकाल सकते हैं। तो जिसके आगे जो खाली है उसको पुट कर देना। जैसे इस 10 के आगे इधर खाली है, 10 के आगे खाली है, तो यहाँ पर 10 है तो यहाँ भी 10 भरिए, यहाँ भी 10। इधर 4 के आगे खाली है तो 4 के आगे खाली, तो इधर 4। इधर 5 के आगे खाली तो इधर 5 भर देना, यानी उसके पास वाले भर देना। जैसे इधर 4 है तो इसके 4 के आगे इधर भर देना है 4। बस इन सबको गुना कर दीजिए। तो गुना कीजिएगा या तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो कट पीट भी जाएगा, लेकिन गुना कर दीजिए, हो सकता है उस तरह से आप नहीं समझ पाओ। तो देखिएगा, तो यहाँ से 4 पंचे 20, 20 नामा 180, अनुपात 5 चौके 20, 20 ढंग 200, अनुपात 4 चौक 16 ढंग 160, अनुपात 4 पंचे 20 ढंग 200, ये भी
200। तो ये जाकर पी क्यू आर का अनुपात निकल गया। आप कटा भी सकते हो, नहीं भी कटाओगे तो काम आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें दिमाग लगाना है। इसने क्या कहा है कि P जो है, P के जो 500 में से 360 आ रहा है, लेकिन अगर अनुपात में देखें तो ये कितना है, 180 आ रहा है 360, लेकिन अनुपात में अगर देखा जाए तो कितना आ रहा है, 180। इस 180 का वैल्यू जो है 300 है, 360 है। 180 अनुपात का वैल्यू 360 है। तो पूछा किसके बारे में जा रहा है, एस के बारे में, एस के बारे में। तो एस का अनुपातिक वैल्यू देखा जाए तो ये 200 है। तो यहाँ से हम इसका एक अनुपात का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, अनुपात 1 का वैल्यू। तो आपका जवाब होगा कि हाँ, सीधा सीधा दिख रहा है ये 2 है कि नहीं। तो अब हमें चाहिए 200 अनुपात की वैल्यू, कितना की, 200 अनुपात की वैल्यू चाहिए। तो 200 अनुपात की वैल्यू बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस एक को 200 से गुना कर दूंगा, तो इसको भी आप 200 से गुना कर दीजिए। इसको अगर आप 200 से गुना किए तो आप इसको भी, 2 को भी 200 से गुना कर दीजिए, तो 200 अनुपात की वैल्यू निकल कर आ जाएगा 400। ठीक है। तो ये 500 में 360 लाया है और ये 500 में 400 अंक लाया है। तो परसेंटेज कितना है, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 80% है। हालांकि अगर नहीं समझ पाए तो थोड़ा सा देखिए। तो ये 400 आया नंबर इस किसका, एस का। कितना में से, 500 में से, कितना में से, अगर P का 500 में से आया तो Q का भी 500 में से ही निकालेंगे। तो 500 अब गुना 100, तो परसेंटेज के लिए 100 से, तो ये कटाया तो 8 पंचे 40, 80% निकल कर आया। ये जो 400 नंबर है एस का, वो 80% के बराबर है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा और एक सही तरीका भी रहेगा। नेक्स्ट, चलिए बनाइए इस क्वेश्चंस को। है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा तरीका और एक पता होनी चाहिए, या तो यहाँ पर वैल्यू में पुटिंग वाला नियम यूज कीजिएगा तो आराम से आ जाएगा और बहुत जल्दी आएगा। जैसे मैं कहता हूँ, अगर तरीके से करने जाइएगा तो कहीं ना कहीं आपका हर परिमेयकरण वगैरह यूज होगा इसमें, लेकिन अगर आप वैल्यू कुछ भी रख कर इसमें पुट कर सकते हो। जैसे मैं कह रहा हूँ कि थीटा का मान आप 30, 45 कुछ भी मान सकते हो, तो मैं यहाँ पर 45 मान लेता हूँ, थोड़ा सा ठीक रहेगा। तो प्रश्न क्या है हमारे पास, कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ये है। तो हमने थीटा का मान कितना मान लिया, 30 है, तो ये कोस 30 कहते 45 मान लिया। ठीक है। तो 1 प्लस साइन थीटा के जगह पर 45। तो ये सवाल बन गया। इसको अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, कोस 45 का मान कितना, 1/√2 अपॉन 1 प्लस साइन 45 का भी मान कितना, 1/√2। ठीक है। तो आप अपने इच्छा अनुसार कुछ भी यहाँ पुट कर सकते हो, आंसर तो आएगा सेम। अभी देखिएगा कैसे। तो यहाँ पर अगर मैं पुट किया तो आगे जाकर ये सोल्व होकर आया 1/√2 इंटू √2 प्लस 1, नीचे रह जाएगा √2 प्लस 1 और ऊपर चल जाएगा √2। तो ये आ गया 1/, यानी सोल्व करने पर ये आ गया 1/√2 प्लस 1। ठीक है, इतना आ गया। तो और किसी में देखते हैं कि क्या इतना आया। इसको भी हर परिमेयकरण आप कर सकते हो। तो हर परिमेयकरण आप करोगे तो ये हर परिमेयकरण करने का मतलब कि नीचे में जो है सेम टू सेम ऊपर नीचे गुना करना है। जैसे मैं एक बार कर देता हूँ, 1/√2 प्लस 1 है इंटू ये √2 प्लस 1 है तो इसको √2 माइनस 1 अपॉन √2 माइनस 1, चिन्ह चेंज करके, इसका चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे दोनों गुना कर देना है। तो यहाँ से इसको सोल्व कीजिएगा तो ये जाकर निकल जाएगा √2 माइनस 1 अपॉन, ये देखिए ये a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्म में आ गया, यानी √2 गुना √2, 2 और 1 गुना 1 तो -1, 2 - 1 1 आ जाएगा। तो घुमा फिरा के आंसर जो है आपका देखा जाए तो आंसर ये आ गया √2 - 1। तो अब किसी ऑप्शन में आप वैल्यू पुटिंग करके देख सकते हैं।
तो ऑप्शन में जैसे मैंने थीटा माना तो सभी ऑप्शन में थीटा 45 रख कर चेक कर लीजिए, जो भी होगा वह आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आपका स्पीड थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, ना कि नॉर्मल स्पीड। स्पीड ज़्यादा रहेगा तो बहुत जल्दी बन जाएगा। तो जो सही ऑप्शन है उसमें मैं थीटा को पुट करके दिखाता हूँ। तो ये मेरे में से सही ऑप्शन है, तो इसमें हम पुट करके देखते हैं। सेक 45 डिग्री थीटा का मान कितना लेना, 45 10 45 10 45। तो अब आपको पता होगा कि सेक 45 का मान होता है √2 माइनस, और 10 45 का भी मान कितना होता है 1, और इसका आंसर दोनों का सेम आया, तो इसका मतलब ये वाले राइट है। बाकी बात और सब में पुट करके देखिए नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हालांकि बेसिक से कीजिएगा तो इससे भी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। नेक्स्ट, चलिए एक और सवाल सेम उसी टाइप का, लेकिन इसमें भी मान पुट करना है। तो हालांकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि ए बराबर 30 डिग्री है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। यानी कोस स्क्वायर ए के जगह पर आपको 30 भरना है, 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 प्लस 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 माइनस 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये कोस स्क्वायर 30 डिग्री और ये बन गया कोस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, 30 डिग्री इतना, ठीक है। तो इतना आ गया। तो अब इसका मान आपको पता होना चाहिए कि कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो आपका जवाब होगा कि कोस 30 डिग्री का जो मान होता है, जैसे अगर नहीं भी पता है तो आप, अगर एक भी पता है जैसे साइन का पता है तो कोस का आप निकाल सकते हो। हालांकि इसका हो जाएगा √3/2 और स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर, और कोस 90 डिग्री का मान होता है 0 पर स्क्वायर प्लस इसका भी मान √3/2 पर पावर 2। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3/4, और इसको सॉल्व कीजिएगा 0, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3/4। क्या आया, 3/4, ठीक है। तो ये 0 से तो कोई लेना देना है नहीं क्योंकि ये 0 हो गया। तो ये 3 3 6/4, और इसको कटाइएगा तो क्या आएगा आपका जवाब कि 3/2, और ये 3/2 ही आपका राइट आंसर है। बस इसमें आपको मान पता रहना चाहिए, आराम से निकाल लोगे। तो मेरे उम्मीद से जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात की जो मान है उसको याद कर लीजिए, कहीं ना कहीं काम आएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट, चलिए ये तो हो गया। इस क्वेश्चन को कीजिए। पी किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है, क्यू और आर मिलकर इसे 3 घंटे में पूरा कर सकता है, जबकि पी और क्यू इसे 2 घंटे में पूरा कर सकता है। क्यू अकेले काम करता है तो इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये बात पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग एलसीएम मेथड से करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं ठीक ठाक रहेगा। तो पी जो कह रहा है कि वो 4 घंटे में कर रहा है, उसके बाद क्यू प्लस आर, क्यू और आर मिलकर 3 घंटे में कर रहा है, जबकि पी और आर मिलकर इसे 2 घंटे में कर रहा है। क्यू अकेला इस काम को कितना देर में करेगा, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इन तीनों का एलसीएम अगर मैं निकालूं 4 3 2 का, तो ये 12 निकलेगा। इस 12 को अगर आप 4 से भाग दोगे तो 3 आएगा। इस 12 को आप अगर 3 से भाग दोगे तो 4 आएगा। इस 12 को अगर 2 से भाग दोगे तो 6 आएगा। तो अब हमें चाहिए सबका अलग अलग जो क्षमता। तो ये चीज़ आखिर है क्या, ये आपका काम है
ये आपकी क्षमता है, इफिशिएंसी है कि अगर P अकेला करे तो 4 दिन में इस 12 में से 3 काम कर देगा। बात समझ रहे हैं? तो ये इसकी क्षमता है। तो यहाँ से एक फार्मूला आपको याद रखना होगा कि कार्य बराबर समय गुना क्षमता होती है। इस बात को अगर याद रखते हैं तो ये सब प्रश्न आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब समझिएगा थोड़ा सा। जिसे यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो हमें किसके बारे में पूछा जा रहा है? हमें जो पूछा जा रहा है वह Q के बारे में कि कितना समय लगेगा, समय के बारे में पूछा जा रहा है। अगर मैं समय बराबर फार्मूला देखूं तो कार्य अपॉन क्षमता, तो किससे करवाना है? Q से करवाना है। तो Q की क्षमता तो हमें पता होनी चाहिए। हमारे पास P की क्षमता है, P की क्षमता 3 दिया हुआ है, ये जो निकला हुआ है ये 3 है। और दूसरे स्थिति में देखा जाए तो हम R का निकाल सकते हैं। R का कैसे निकाल सकते हैं? P और R मिलकर 6 है और P अकेला 3 है, तो R को कितना होना पड़ेगा? 3 ही तो होना पड़ेगा, तो इसका मतलब R भी 3 है। अगर Q का देखा जाए तो R का मैंने अगर फाइंड कर लिया तो R अगर 3 है और ये दोनों मिलकर 4 है, तो इसका मतलब Q को 1 होना पड़ेगा, इसकी क्षमता को 1 करना पड़ेगा, है ना? तो Q की क्षमता 1 निकल गई। तो बस अब काम हो गया, हमें समय फाइंड करना था। तो कार्य कितना? 12 काम। क्या बोल रहा है? अकेले करेगा, इस 12 काम को अकेले करेगा। कौन? ये Q बेचारा। Q से करवाना है, किससे करवाना है? Q से। और Q की क्षमता कितनी है? 1। तो यहाँ से देखा जाए तो ये 12 घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को समझिए, इससे आसानी से बनता है प्रश्न और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, चलिए, यदि एक वर्ग की भुजा 20% वृद्धि की जाती है तो के इसके क्षेत्रफल में k% की वृद्धि होती, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, या तो यहाँ कह देता कि कितना % की वृद्धि होती है, तो दोनों बात सेम होती। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा एक फार्मूला लगाना है, x स्क्वायर नहीं 2x, यानी वृद्धि क्षेत्रफल % बराबर, वृद्धि % बराबर, यानी क्षेत्रफल में वृद्धि % बराबर 2x प्लस x स्क्वायर अपॉन 100। इस फार्मूले को लगाकर आप आराम से निकाल सकते हो। अब x क्या है इस बात पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये जो 20% दिया हुआ ये x है और वृद्धि % ये आपका k दिया है, तो आप k% बराबर निकाल सकते हो। 2x का मान 20 प्लस x का मान 20 है और यहाँ पर स्क्वायर है तो 20 गुना 20 अपॉन 100। तो यहाँ से देखा जाए तो ये 40 और ये कटा 2 दूनी 4, तो ओवरऑल देखा जाए तो 44% की वृद्धि हो रही है, यानी k% की वृद्धि करने का मतलब कि 44% की वृद्धि हो रही है, यानी k का ही मान 44 है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट दोस्त, थोड़ी बहुत नॉइस आ सकती है क्योंकि अभी दुर्गा पूजा का समय चल रहा है, नवरात्रि का समय चल रहा है, जिसमें कि आपको पता है कि हमारे बिहार जो है, और जगह की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे क्षेत्र की बिहार में जो भी पर्व होता है उसके लिए कहीं ना कहीं हॉर्न वगैरह का व्यवस्था किया जाता है और उसे फुल वॉइस में बजाया जाता है, जिसकी नॉइस हो सकती है हल्के फुल्की आए, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, देखिए, एक व्यापारी अपनी वस्तु के क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, वह इस पर कुछ छूट देता है और 10% का लाभ कमाता है, तो छूट प्रतिशत क्या होगा? तो थोड़ा सा वीडियो रोक कर बनाइए, उम्मीद करते हैं कि आपने बनाया होगा। तो कहा क्या रहा है, आपको इसमें 2-3 चीज पॉइंट आउट करना है। क्या समझिएगा, एक MP के बारे में पता होनी चाहिए, SP के बारे में पता होनी चाहिए, CP के बारे में पता होनी। MP कहा जाए तो अंकित मूल्य, यानी मार्क प्राइस हिंदी में,
अगर एसपी कहा जाए तो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य और सीपी कहा जाए तो क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। इन 3 बातों को ध्यान में रखना ताकि शॉर्टकट में काम आएगा। कैसे? अब कहता है कि 20% अधिक अंकित कर देता है। कोई व्यक्ति कुछ खरीद के लाया और उस पर कुछ ज़्यादा अंकित कर दिया यानी मार्किंग कर दिया, तो कहता है कि 20%। अगर 20% को मैं पकड़ूं तो 20% का मतलब क्या था? आपका जवाब होगा कि 1/5। यानी कहने का मतलब कि ये नीचे वाली जो वैल्यू है वह सीपी है, यानी 5 में खरीद के लाया और 1 ज़्यादा अंकित कर दिया, 6 अंकित कर दिया। ठीक है, इतना कर दिया। अब कहता है इस पर उसे कुछ छूट देता है और 10% लाभ कमाता है। 10% लाभ कमाता है। 10% का मतलब देखा जाए तो 1/10, यानी वह 10 में खरीद के लाया है और 1 फायदा कर रहा है। 10 में खरीद के लाया है और 1 फायदा कर रहा है, मतलब 11 में बेच रहा है, यानी सेलिंग प्राइस के बारे में बोल रहा है। तो सीपी और एसपी, इस बात को थोड़ा सा रिलेट करके लिखना है ताकि सोल्व करने में आसानी होगा। ठीक है, अगर कहा जा रहा है कि 10% की फायदा कर रहा है, यानी 10 में वो खरीदा है और 1 ज़्यादा पर बेच रहा है, यानी 11 में बेच रहा है। तो यहाँ से हम इन तीनों का अनुपात निकाल लेंगे। क्या करेंगे? अनुपात निकाल लेंगे। अनुपात कैसे निकालेंगे? अभी कुछ देर पहले बताया कि जिसके आगे जो खाली है उसको भर दीजिए। 10 के आगे खाली है, इधर 5 के आगे खाली है, तो ये क्या हो गया? 110। ये क्या हो गया आपका? 50। और ये क्या हो गया? 60। 10 छके 60। ठीक है, तो ये बात है। तो कहता है कि छूट प्रतिशत क्या है? आखिर छूट, कहीं गलती तो मैंने नहीं किया ना? 1 मिनट देख लेते हैं। 10% का लाभ कमाता है, यानी खरीदा 10 में 1 ज़्यादा में बेचा। हाँ, गलती तो मैंने किया है। यहाँ 5 के आगे खाली है ना, तो 5 भरना चाहिए था, ना कि 10। 5 के आगे खाली है तो 5 भरना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 55। 11 5 55। इसको गुना कर देना है। इसको क्या करना है? गुना कर देना है। बस यहाँ पर ये चीज़ देखना है। तो अब बताइए, अनुपातिक वैल्यू मैंने निकाल लिया। अंकित किया 60, बेचा 55 में, तो कुछ छूट दिया। आप छूट किस पर देते हो? कभी भी आप क्रय मूल्य पे छूट देते हो क्या? क्रय मूल्य पर छूट दे दोगे तो लॉस हो जाएगा, लाभ होगा कहाँ? आप जब भी छूट देते हो या कोई भी दुकानदार छूट देता है तो वह कहीं ना कहीं अंकित मूल्य पर छूट देता है, यानी मार्क प्राइस पर छूट देता है, ना कि वह सीपी पर कभी भी छूट नहीं देगा। क्रय मूल्य पर वह कभी भी छूट नहीं देगा, क्योंकि वो उसको पता है कि नुकसान हो जाएगा। तो वह जब भी छूट देगा तो अंकित मूल्य पर देगा। यानी 60 रुपया अंकित था और 55 में बेचा, तो कितना का छूट दिया? तो आपका जवाब होगा 5 का छूट दिया। किस पर? 60 पर। परसेंटेज के लिए 10 से 100 से गुना करेंगे, तो यही तो आपका छूट परसेंट हो गया। क्या हो गया? छूट परसेंट, यही आपका हो गया। तो यहाँ से निकाल सकते इसको कटा पिटा के, यानी 50/6। तो इसको कटाइएगा तो ये आ जाएगा 8.333%, यानी 8 पॉइंट के समथिंग में आ जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है, तो इससे आपका जल्दी और सही से बनेगा। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट, और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्त, तो मेरा कहने का मतलब, अगर पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा, और आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो आप तक पहुँचे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में एक बेल आइकन होगा उसको दबा लीजिएगा। ये सब तो आप जानते ही होंगे, फिलहाल मैं बोल देता हूँ, ये मेरा बोलना फ़र्ज़ है। दबाना, करना, वो सब्सक्राइब करना वो आपका फ़र्ज़ है। आप अपने फ़र्ज़ को निभाइए, मैं अपने फ़र्ज़ को निभा रहा हूँ। तो इस फ़र्ज़ में चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या गजब बात निकला। तो कहता है 126 इतना रुपए है, इस पर 35% प्रति वर्ष की दर से 6 महीने के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये सवाल में है तो कुछ नहीं, लेकिन कुछ तो बात है, उस बात को जिसके वजह से आप इस प्रश्न को जल्दी
फाइंड कर सकते हो। इस प्रश्न का आंसर तक आप जल्दी पहुंच सकते हो। वो क्या बात है समझिएगा। जैसे आपके पास मूलधन दिया हुआ है 12,600 और रेट दिया हुआ है 35% पर एनम, यानी वार्षिक है। क्या है? वार्षिक, प्रति वर्ष वाला। और टाइम है आपका 6 मंथ। तो जब रेट वार्षिक दिया हो तो टाइम मंथ में काम करेगा क्या? तो आपका जवाब होगा नहीं। इसको आपको ईयर में चेंज करना होगा। तो 6 महीने को हम कितना साल कह सकते हैं? तो आपका जवाब होगा कि आधा साल कह दीजिए ना, 1/2 ईयर, है कि नहीं? क्योंकि 12 महीने का 1 साल होता है, तो 6 महीने का कितना साल होगा? एक आधे साल ना होगा। तो बस अब लगाइए PRT, तो आपका SI ज्ञात हो जाएगा। और अभी भी कुछ बात है, समझिएगा, अभी इसके आगे भी कुछ बात है जिसके वजह से इस क्वेश्चंस को मैंने लिया है। क्या है? PRT अपॉन 100, यही ना? तो P का वैल्यू 12,600, R का वैल्यू 35 और T का वैल्यू 1/2। परसेंटेज के लिए नीचे में 100, यानी 100 तो है, ये क्या परसेंटेज। तो अब इसको कटाइए पिटाइए, ये कटा, ठीक है। तो और ये देखा जाए तो ये कितने बार में कट रहा है इससे? 6, 3, 63। तो कहीं ना घुमा फिरा के ये 63 गुना 35 आ गया। अब क्या इसको गुना करने जाइएगा? इसको गुना कीजिएगा तो आप करने का मतलब कि थोड़ा सा बेवकूफ़ी हो जाएगा। गुना करके आंसर करना थोड़ा सा बेवकूफ़ी हो जाएगा। क्यों मैं इस बात को बता रहा हूँ, समझिएगा क्यों। अगर मैं 5 गुना करूँ तो यूनिट डिजिट को गुना करूँ तो लास्ट में कितना आ रहा है? 5। इसका मतलब जो भी ऑप्शन होगा वह लास्ट में 5 होगा, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकता है। तो फिर हो सकता है कौन? ये दोनों हो सकता है। तो अभी भी शॉर्टकट हम लगा सकते हैं। जैसे कहने का मतलब, अगर मैं इस 63 को देखूं तो ये क्या है? 9 गुना 7 है कि नहीं? 9 सते 63। तो 9 से जो भी ऑप्शन कटेगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब 9 से कटाने का रूल तो आसान होता है, तो इसलिए पहले 9 से हमारी प्रायोरिटी रहता है कि पहले 9 से चेक किया जाए। तो 9 से कटाने का रूल क्या होता है कि जो भी आपके पास संख्या है उसको आप सभी को जोड़ दीजिए। जैसे मैंने मान लिया कि ये संख्या है, इसको हमें 9 से कटाना है और पता करना है क्या ये 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो भी संख्या है 7, 3, 10, 2, 12, 6, 18/9, क्या इस 18 में 9 से पूरा तरह भाग लगेगा? तो आपका जवाब होगा कि हाँ। इसका मतलब इस पूरे संख्या में 9 से भाग लगेगा, ये इसकी रूल है। तो वही चीज मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ इन दोनों ऑप्शन में। तो यहाँ पर देखा जाए तो 2, 2, 4, 2, 6, 8, 14। क्या 14 में कभी भी 9 से पूरी तरह भाग लगेगा? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो ये गया काम से, एक ऑप्शन बचा, यही आपका राइट आंसर। इसमें देखिए 9 से भाग लग जाएगा। 2, 2, 4 और 5 9, और 9 में 9 से बिल्कुल ही भाग लगता है, तो ये राइट। तो ये इसमें कुछ बात थी, कुछ एक्स्ट्रा बातें थी जिसके वजह से मैंने इस क्वेश्चन को लिया था, ठीक है। नेक्स्ट, एक निश्चित विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात इतना है, यानी ये 5:7 है। यदि विद्यालय में 2400 विद्यार्थी है तो वहाँ कितनी लड़कियां हैं? इस भी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो इसमें भी थोड़ा सा आपको यूनिट मतलब कि मल्टीपल का रूल वगैरह अगर आपको लगाने आता है तो ये क्वेश्चन बिना बनाए आंसर देगा। कैसे? किसके बारे में पूछा जा रहा है? लड़कियों के बारे में, कि लड़कियां कितनी हैं, वहाँ कितनी लड़कियां हैं, इसके बारे में पूछा जा रहा है। अगर इसका अनुपातिक वैल्यू देखा जाए तो क्या है? 7। ये तो बॉयज है और ये गर्ल्स का है, ठीक है, लड़कियों का है। तो इसका अनुपातिक वैल्यू देखा जाए तो 7। तो जो भी ऑप्शन 7 से भाग लग जाए वो आपका राइट आंसर। तो हमारा पहला जो फर्ज होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि मैं पहले कहीं ना कहीं मल्टीपल चेक कर लूँ। तो ये 7 यहाँ दिखा,
तो डायरेक्ट आप 7 से कटने वाला ऑप्शन एक ही को दिखा और यही राइट आंसर है। इसको करने में सेकंडों नहीं लगेगा। अरे सेकंडों कहने का मतलब क्या, 1-2 सेकंड लग गया बहुत है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हो। हालांकि अगर आप तरीके से बनाना चाहते हो तो फिर एक अलग बात है। तो आप ऐसे मानो कि लड़का है 5x, लड़कियां है 7x और इन दोनों को जोड़कर हुआ है 2400, फिर वहाँ से 7x का वैल्यू निकालोगे तब जाकर आंसर आएगा। तो बेहतर है कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा दिमाग लगाया जाए जिससे कि जल्दी आंसर आए। नेक्स्ट चलिए, इसमें भी आप एक्स्ट्रा दिमाग लगा सकते हो, बात समझ रहे हैं। लेकिन पहले मैं तरीके से बताता हूँ इसमें, क्योंकि एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे तो बहुतों के ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है। कहता है 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि हम माता की आयु को जोड़ते हैं तब औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाता है। तो माता की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि औसत से रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है योग। सभी संख्याओं का योग बराबर औसत गुने कुल संख्या, औसत गुने कुल संख्या, ठीक है। ये अगर मैं यहाँ पर 4 बहनों का योग निकालूं तो क्या निकलेगा, 4 बहनों की आयु का योग, 4 बहनों का आयु का योग अगर मैं निकालूं तो क्या होगा, तो आपका जवाब होगा औसत कितनी है 7 है और आपका इसमें कुल कितने बहनों के बारे में चर्चा किया, कुल संख्या के बारे में कितनी चर्चा किया गया 4। तो यहाँ से देखा जाए तो ये 28 निकल कर आया। कितना आया 28 वर्ष, ठीक है 28 वर्ष। अब कहता है कि उसकी माँ, यदि हम माता की आयु को जोड़ते हैं यानी माँ को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाता है। यानी पहले औसत 7 थी, अगर माँ को भी, माँ की आयु को जोड़ दिया जाए तो औसत जो है 6 बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब कि 4 को बहन, यहाँ पर घुमा फिरा के कहा जाए तो 5 व्यक्ति यानी 4 बहन प्लस माता की आयु का योग निकाल सकते हैं, आयु का योग निकाल सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो औसत कितनी है 6 पहले था, जब 4 को बहन की आयु को जोड़ रहे थे तो 7 था और मम्मी आने पर, उसकी माता आने पर 6 वर्ष बढ़ गया, मतलब कि 713 हो गया औसत। और अब कितने व्यक्ति हो गए, 4 बहन और 1 माता, तो 5 व्यक्ति हो गए। तो यहाँ से देखा जाए तो ये 65 वर्ष आया। तो कहने का मतलब कि अब हमें चाहिए किसकी, माता की आयु। तो 4 बहन की आयु का योग कितना है 28, तो यहाँ पर 28 पुट कीजिए, माता का आयु निकल जाएगा। माता की आयु जो है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर 13×5 = 65 था, तो यहाँ से घटाइए पिटाइएगा तो ये कहीं ना कहीं माता की आयु निकल कर आ जाएगा 65 - 28। तो यहाँ से घटा कर देखिए कितना आता है, 15 में 8 गया 7, 5 में 2 गया 3, 37 वर्ष। तो ये 37 आ गया, ठीक है। तो ये पूरा राम कहानी थी इस क्वेश्चन का। लेकिन अगर इसको शॉर्ट में देखा जाए तो बहुत जल्दी आंसर आएगा। डायरेक्ट आप एक बार इसको गुना कीजिए 7 के 28 और कहता है कि जब माँ को जोड़ा है, सिर्फ एक आदमी को जोड़ा है तो 5 आदमी हो गया और औसत क्या हो रहा है 7 में 6 बढ़ गया 13 हो गया 13, तो 13×5 = 65। तो इसमें माँ और चारों बहनों का आयु है, इस 68 में माँ और चारों बहनों का आयु है। तो इसमें से आप जो है 65 में से आप 28 को घटा दीजिए और आपका आंसर एक लाइन में। तो ये इसका शॉर्टकट हो सकता है, बात समझ रहे हैं। बाकी बात ये बेसिक तरीका है। नेक्स्ट चलिए, मैंने पिछली वीडियो में जो था रीजनिंग के क्वेश्चंस को नहीं करा पाया था दोस्त, क्योंकि वीडियो लंबी होने की वजह से मैंने नहीं करा पाया था। तो मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगा, तो इसमें उन सारे क्वेश्चंस को मैं ले लिया हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है,
158 से 384 बना है, तो 140 से क्या बनेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट जो तरीका है मैं वैसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को भ्रमित करने के मूड में कभी भी नहीं जाता कि आप इसको सोचो समझिए। आपको 10 सेकंड दिया जा रहा है, 15 सेकंड, डायरेक्ट जो है तरीका मैं उसी से करा देता हूँ। कि अगर करना रहेगा तो आप वीडियो रोककर खुद भी कर सकते हो, है ना। तो इसमें देखिए क्या हुआ है कि इसका डबल यानी 158 का डबल हुआ है। तो ये 158 का डबल करोगे तो आपका जवाब होगा कितना कि 150 दूनी 300 और 8 दूनी 16, 316। लेकिन बट यहाँ पर 384 है, तो इन दोनों का अंतर देखा जाए तो ये कितना है, 14 में 6 गया 8, 7 में गया 6, 68 का अंतर है। तो बस इसका आप डबल कीजिए, कहने का मतलब 140 का आप डबल कीजिए तो कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा 14 दूनी 28, 280। और इसमें क्या हुआ है, 68 बढ़ा है, इसमें क्या है 68 बढ़ा कर है तभी ना, यानी 68 बढ़ा है तभी जाकर ये बना है। तो आप इसमें भी 68 को, कहने का मतलब 68 को ऐड कर दीजिए, तो 8 8 6 14 और 3, तो ये 348 यहाँ पर पुट हो जाएगा, जो कि यही राइट आंसर है। माँ के बाद कोई तरीका और भी लगाने का कोशिश भी कीजिएगा तो आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट चलिए, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए बनाने का। कहता है एक्स की ओर इशारा करते हुए वाई कहता है एक्स मेरी माता के इकलौते पुत्र की पुत्री है, तब वाई की माता एक्स से किस प्रकार संबंधित है। इसको अगर डायग्राम से बनाने का कोशिश कीजिएगा तो बहुत जल्दी बनेगा और आसानी से बनेगा। जैसे मेरा कहने का मतलब, वाई कहता है, क्या किसके बारे में बोल रहा है, वाई कहता है कि एक्स मेरी माता, यानी वाई कहता है कि एक्स मेरी माता के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो इसकी वाई की माता के इकलौते पुत्र, तो इसका मतलब ये खुद अपने बारे में बात कर रहा है। पुत्र की पुत्री है, पुत्र की पुत्री है, कौन, कहने का मतलब एक्स, कौन, एक्स। तो ये इसकी डायग्राम बन गई, यानी इसका मतलब ये महिला है और ये पुरुष है। और हमसे आगे पूछा क्या है, तब वाई की माता एक्स से किस प्रकार संबंधित है। तो ये वाई की माता है और ये वाई का पुत्री है, तो इसका पुत्री का वाई की माँ कौन लगेगा, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये दादी लगेगा। और दादी कहने का भूल मत कीजिएगा, ये इसका दादी लगेगा, यानी कहने का मतलब आपके पिता की माँ आपका कौन लगता है। तो सिंपल सी जवाब है कि दादी लगेगी। तो एक्स की भी, एक्स का पिता की माँ एक्स का कौन लगेगा, दादी लगेगा, ये राइट आंसर है। इस तरह से डायग्राम से बनाइएगा, बहुत जल्दी सेकंडों में आंसर आएगा। 1 सेकंड में तो नहीं आएगा, कम से कम 10-15 सेकंड तो आराम से लगेगा। और जो कह रहे हैं कि 1 सेकंड में आंसर आएगा तो गलत सोच रहे हैं। 1 सेकंड में आज तक किसी का नहीं आया है, और जो यूट्यूब पर ऐसा प्रचार भी कर रहा है कि सेकंडों में लाइए, गलत सोच रहे हैं। नेक्स्ट चलिए इसको बनाइए। इसमें क्या है, तो या तो इसको आप अलग अलग से उतारिए, यहाँ पर जो संख्या है, फिर नीचे उतारिए, फिर देखिएगा क्रॉस व्रॉस करके ऐसे आएगा। लेकिन मैं कहता हूँ इसको उतना क्या करने की ज़रूरत है, आप इस पर नंबरिंग करके भी बना सकते हैं। कैसे, मैं इधर नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखा जाए तो ए 2 पर है, भी 3 पर है, ई 4 पर है और एच 1 पर है। तो 2 3 4 1 बना। इसमें अगर देखा जाए तो नंबरिंग कर दूं तो 1 2 3 4। तो यहाँ से देखा जाए तो के तीसरा पहले आया, उसके बाद दूसरा आया, उसके बाद पहला आया, उसके बाद चौथा आया। तो यहाँ पर ये बना। अगर मैं इस पर नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पहले आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर जाकर 1 आया, ऐसा आया।
यहाँ पर 2 गो ए है तो कन्फ्यूजन हो सकता है। आगे देखा जा सकता है, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 2 पर ई है, ये 3 पर भी ई है, और 4 पर टी है, और एम 1 पर है। तो इसमें घुमा फिरा के देखा जाए तो 2 3 4 इसमें भी, 2 3 4 इसमें भी, 2 3 4 इसमें भी, तो ये सेम है, ये तीनों सेम है, यही आपका अलग है। 3 2 1 4 बन गया है, तो ये आपका गलत होगा, और इस हिसाब से इसका राइट आंसर यही होगा, क्योंकि इसने कहा है कि बेजोड़ा अलग चुनना है। ये तीनों सेम सेम है, ये आपका अलग है। नेक्स्ट, चलिए, इस टाइप के भी प्रश्न रीजनिंग में ही आता है, हालांकि है तो ये रेशियो कॉन्सेप्ट का प्रश्न, लेकिन ये प्रश्न रीजनिंग के अंतर्गत भी आता है, इसलिए मैंने इसे लिया है। तो इसमें देखिए, करने का तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर मेरी तरीके से अगर आप सोच पा रहे हो तो। जैसे यहाँ पर क्या कहा है, माँ और बेटी की वर्तमान आयु का योग क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो माँ और बेटी का वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 8:1, यानी माँ और बेटी का अनुपात देखा जाए तो 8:3 है, 8:3 है, और हमसे उसके बारे में, योग के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ इसका अगर अनुपातिक योग देखो तो कितना है, 11। अनुपातिक योग देखो तो कितना है, 11। तो जो भी आंसर होगा मेरे अनुसार, समझिएगा, जो भी आंसर होगा योग ही ना पूछा है, वर्तमान, ये भी वर्तमान का अनुपात है, और हमसे पूछा भी जा रहा है वर्तमान का आयु का योग। तो जो भी ऑप्शन होगा कहीं ना कहीं इनके योग यानी 11 का मल्टीपल होगा, वर्तमान आयु का ही तो ये अनुपात का योग है कि नहीं। तो ये इसका मल्टीपल होगा, और क्या इसका मल्टीपल डबल दिख रहा है, क्या एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो ये राइट आंसर। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? बाकी बात आपकी इच्छा, आप कैसे सोचते हो, आप इसको दूसरे तरीके से बनाइएगा, बेसिक तरीके से। मैं एक बार याद दिला दूं कि ऐसे भी आंसर आता है। नेक्स्ट देखिए, कीजिए, क्या है, PSHO, और ये है FIRE, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये है, तो इससे रिलेटेड पूछ रहा है क्या होगा, KQDS। तो इस तरह जब कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चंस होता है तो मैं सिंपल से एक बात कहता हूँ कि आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। प्लेस वैल्यू से आपका 50% क्वेश्चन है जो है आसानी से बन जाता है। जैसे कहने का मतलब P16 पर, S19 पर, H8 पर, O15 पर, है ना। तो ये इसकी प्लेस वैल्यू, P की प्लेस वैल्यू 16 है, S का 19 है, H का 8 है, O का ये है। तो ये इसकी प्लेस वैल्यू, और ये आपके दिमाग पर याद होनी चाहिए, दिमाग में क्या, लिप पर आना चाहिए, मुंह पर हमेशा के लिए याद रहना चाहिए। F6 पर, I9 पर, R18 पर, E5 पर। तो ये है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ अंदाजा लग जाएगा कि आखिर हुआ क्या है, यहाँ पर आखिर क्या काम चल रहा है। तो वही काम इधर में चलाऊंगा। पहले प्लेस वैल्यू लिख लेता हूँ, 11 17 4 19, ठीक है, ये इसकी प्लेस वैल्यू। तो ये 16 में 6 घटा है, 16 में 10 घटकर 6 बनाया है ना। इन दोनों का अंतर देखा जाए तो 10 का, तो आप इसमें भी 10 का अंतर कीजिए, यानी 11 में आप 10 घटाइए तो ये क्या बनेगा, 1, और 1 पर आता है A, और A वाला एक ही तो ऑप्शन है, यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मतलब आगे और भी चेक कर सकते हो, लेकिन अगर एक ही बार में पकड़ा गया तो आगे पूरा सॉल्व करना जरूरी है क्या, नहीं ना, टाइम बर्बाद करना जरूरी है नहीं। तो क्योंकि आपको पता है कि टाइम एग्जाम, यहाँ टाइम का महत्व हो या ना हो, लेकिन आपके एग्जाम में टाइम का बहुत महत्व रहता है, क्योंकि 90 मिनट आपका कब 100 क्वेश्चन में पार हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और पता चलेगा कि आपका 60-65 क्वेश्चन ही हुआ है, और उतने में कुछ होने जाने वाला है नहीं। बात समझ रहे हैं? तो नेक्स्ट चलिए, इसमें देखिए क्या है, सेम बात भाई यहाँ भी मैं कहूँगा कि आपकी प्लेस वैल्यू बढ़िया होनी चाहिए। जैसे X 24 पर, Y 2 पर, F 4 पर, N 14 पर, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा,
यहाँ पर जो भी संख्या आएगा वो क्या होगा। तो ठीक है, देखते हैं कैसे। तो 24 से 2 बना है, तो 2 को मैं 26 2 28 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि देखिए जेड कितना पर आता है 26 पर, उसके बाद ए, उसके बाद बी, तो एक ये तो 26 2 28, तो इस बी को मैं 28 भी कह सकता हूँ। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ से देखा जाए तो 4 बड़ा है, और यहाँ से देखा जाए तो इस, अच्छा ये 6 होता है, तो यहाँ से देखा जाए तो ये 4 बड़ा है। इसका मतलब जब यहाँ 4 बड़ा है तो इसमें भी 4 बड़ा है, तो आगे भी 4 बढ़ेगा, तो 6 में आप 4 बढ़ाओगे तो कितना होगा 10, और 10 पर आता है जे, तो जो भी ऑप्शन जे वाला होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें एक ही ऑप्शन में शुरुआत में जे है, बाकी बाद इसमें जी है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो यही आंसर राइट है। नेक्स्ट चलिए, इसमें देखिए क्या किया गया है, कुछ ना कुछ तो लोचा लगाया होगा, है ना। तो सिंपल सा इसमें हिसाब किताब यही है कि ये आपका 22 का स्क्वायर है, और ये आपका 24 का स्क्वायर करने का मतलब वर्ग है, ये आपका 23 का, हाँ 23 का स्क्वायर है, ठीक है, 23 का स्क्वायर है। तो इन सभी को अगर आप ऐड करते हो तो आपको इतना मिलता है, जोड़कर देखिए ना, 22 24 और 23, 22 24 और 23, इन सबको ऐड कीजिएगा तो ये 4 2 6 3 9 और 2 3 6 69 है कि नहीं। तो सेम कंडीशन इसमें भी है, ये आपका 8 है, ये 10 है, ये आपका 9 है, इन तीनों को जोड़िएगा तो 27 आएगा। तो सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई करना है, 15 17 और ये 16, तो 30 और 7 5 12 6 18 48, कितना हो गया 48, ये राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि 15 16 17 जोड़कर देखिए, 6 5 11 7 18, 1 1 2 1 3 1 4 48। तो कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी दिमाग जो है थोड़ा फास्ट चलनी चाहिए, ये नहीं कि आप जोड़ने के लिए बैठो देखो फिर आपका आंसर मारिए, तो कहीं ना कहीं वह टाइम लॉस है कि नहीं। और आपको टाइम की बचत करनी है जो कि आपको एग्जाम में काम आएगा, है ना। नेक्स्ट तो देखिए इसमें क्या है, दी गई श्रेणियों के बीच संबंधों को बेहतर तरीके से दर्शाने वाले आरेख की पहचान कीजिए। मकान, ईंट, पुल, इनसे कुछ रिलेशन बनाना है इन फिगरों में, तो कोशिश कीजिए। तो देखिए ईंट का हिस्सा, कुछ ईंट से आप पुल बना सकते हो, कुछ ईंट से आप मकान बना सकते हो, है कि नहीं। ऐसा थोड़ी नहीं कि एक जो ईंट से आपने पुल बनाया वही ईंट से मकान बनेगा, नहीं। कुछ है नहीं, मान लीजिए कि ईंट का कुछ भट्टा है, उसका कुछ ईंटा लिया आपने मकान बनाया, उसका कुछ ईंटा लिया आपने पुल बनाया, तो ये डायग्राम आपका परफेक्ट बैठेगा। नेक्स्ट चलिए, ये भी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, कीजिए। क्या करा, अर्जुन, बानो, कृति, दीपन, हरिणी, वसंत, गायत्री, कुमार, ये सब जो है वृत्ताकार मेज के केंद्र के चारों ओर बैठे हैं। तो इसको करने से पहले आप इसमें गिन लीजिए कितने व्यक्ति हैं। वृत्ताकार बोला, यहाँ तक मैंने पढ़ा कि वृत्ताकार बोला, इसका मतलब वृत्त में बैठा है। तो यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 व्यक्ति हैं। तो 8 व्यक्ति को वृत्त में या तो आप वृत्त बना कर रखिए, या फिर मैं जैसे कर रहा हूँ उसे कीजिए, ऐसे 4 लकीर खींचिए, 8 व्यक्ति बैठने का हो गया। तो केंद्र के सम्मुख यानी सभी का मुंडी यहाँ पर इसको ताक रहा है, यानी सब इस पॉइंट को ताक रहा है, तो ये केंद्र की ओर कहने की बात हुआ, ठीक है। तो केंद्र की ओर ताक रहा है। अब कुछ दोस्त कहेंगे वृत्ताकार बोला है, तो आप इस पे ऐसे घेर दीजिए ना, वह वृत्त बन जाएगा, लेकिन बेहतर है कि आप ऐसे ही रखें, ठीक है। तो अब जो कह रहा है उसके हिसाब से चलना है आगे। बानु बसंत के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो किसके बारे में बोला, बसंत के बारे में। तो सबसे पहले बसंत को लिखेंगे, बसंत के दाईं तीसरे कौन, बानो,
दायां किधर, अगर वृत्ता केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है तो इधर दायां। अगर आप मुंडी इस आप यहाँ पर बैठ कर देखिए कि आप सामने देख रहे हो और आप यहाँ पर बैठे हो, तो आपका दायां किधर, इधर, और आपका बायां किधर, इधर। तो इसने क्या कहा, दाएं, तो इसका मतलब बसंत इधर से तीसरा कौन, बानु, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, यहाँ पर बानु। क्या मेरी बात को समझ रहे हो, समझ रहे होंगे, ठीक। अब आगे देखा जाए, और कुमार के बाईं ओर से तीसरे, कुमार के बाईं ओर से तीसरे, तो कौन, बानु ही, कौन, बानु ही कुमार के बाएं से तीसरे। तो देखिए क्या कहा है, बाएं से और से तीसरे, तो कुमार, अगर मैं कहूं कि कुमार का बाएं, पहला, दूसरा, तीसरा, तो कुमार यहाँ पर होना चाहिए। कुमार कहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुमार को बैठा दिया। अब कौन रहा, आगे पढ़ते हैं। कृति अर्जुन के बाएं से चौथे हैं। इस बात को तो मैं अभी यहाँ पर फिट नहीं कर सकता हूँ, आगे और पढ़ता हूँ, देखते हैं। इनसे रिलेटेड अगर कोई ऑप्शन मिले तो काम हो, थोड़ा ज़्यादा आसान रहेगा। कुमार, बानु, बसंत से रिलेटेड कोई वाक्य मिले तो वह बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर नहीं वाला को पहले नहीं लेना है, उसको इग्नोर करना है। अब देखना, हरिणी बानु के निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये भी बात गलत है, तो ये इसको भी नहीं लीजिए। गायत्री दीपन के दाएं ओर से तीसरे हैं, थोड़ा सा लोचा वाली बात है, क्योंकि पॉसिबिलिटी यानी यस वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है, यानी कोई वाक्य ही नहीं है, बाकी बात जो है सब नहीं वाला है। तो ठीक, देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा है, अर्जुन बसंत का, यहाँ से देखते हैं। कृति अर्जुन के बाएं से चौथे स्थान पर है। अर्जुन के बाएं से चौथे स्थान पर कौन, कृति, तो 8 व्यक्ति है, और चौथा बोले तो जस्ट उसका उल्टा होता है। जैसे मैं कहता हूँ कृति यहाँ है, तो इसके बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन होगा, अर्जुन, कौन होगा, अर्जुन, यहाँ पर अर्जुन। ये मैं यहाँ पर भी अर्जुन हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, दोनों जगह हो सकता है। या तो यहाँ अर्जुन होगा या कृति होगा, अर्जुन होगा या तो कृति, या तो यहाँ कृति होगा, ये दोनों कंडीशन हो सकता है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि अगर यहाँ से देखा जाए, यहाँ पर आप कृति को बैठाओ और कृति के बाएं देखा जाए, तो ये बाएं भी आराम से अर्जुन यहाँ आएगा। तो ये दोनों कंडीशन हो सकता है, ये दोनों कंडीशन हो सकता है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो अब देखिए आगे थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा जो कह रहा है। अर्जुन बसंत और बानु का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बसंत, अर्जुन जो है बसंत और बानु का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब अर्जुन जो है बसंत का पड़ोसी नहीं है, बसंत का पड़ोसी है नहीं है, ना ही बानु का पड़ोसी है। तो आप अर्जुन को इस जगह नहीं बैठा सकते हो, क्योंकि बसंत के बगल में अर्जुन नहीं बैठना चाहिए। तो अर्जुन का सही पोजीशन यही है, अर्जुन का सही पोजीशन कहा जाए तो यही है, अर्जुन का सही पोजीशन यही है। क्योंकि अर्जुन को या तो यहाँ नहीं बैठा सकते और यहाँ नहीं बैठा सकते, क्योंकि बसंत और बानु के निकटतम पड़ोसी नहीं वाली बात कहा है, तो नहीं बैठा सकते। तो यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति बैठ गए हैं, तो अब कितना बचा है, 1 2 3 ठो बचा है, ठीक है। देखते हैं। हरिणी बानु की निकटतम पड़ोसी नहीं है, हरिणी यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं बैठ, बानु के आसपास नहीं बैठ सकता है, तो एक ही जगह खाली है हरिणी के लिए। वो कौन सा जगह खाली है, ये वाला, यहाँ पर बैठ जाएगा हरिणी, हरिणी, यहाँ पर हरिणी बैठ जाएगा। अब 2 जगह बचा है, तो यहाँ पर कोई ना कोई तो बैठा होगा। और यहाँ पर कहता है गायत्री दीपन के दाएं से दूसरे हैं, दीपन के दाएं से दूसरे, दायां इधर जा रहा है, तो दीपन को आपको यहाँ बैठाना पड़ेगा, और इसके पहला दूसरा कौन, गायत्री यहाँ बैठेगी बेचारी, है ना, यहाँ बैठेगी। तो यहाँ, तो ये मैंने टोटल 8 को बैठा दिया। अब जो हमसे पूछा जा रहा है आराम से निकाल सकते हैं। कौन हरिणी के बाएं से तीसरे है, हरिणी के बाएं से तीसरे, बाईं ओर इधर जा रहा है ना, और दाईं ओर इधर जाएगा, तो ठीक है। हरिणी के बाएं से तीसरे, हरिणी यहाँ है
पहला, दूसरा, तीसरा कौन है जी? गायत्री। तो ये गायत्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो सीटिंग अरेंजमेंट का ऐसे बनाइएगा तो थोड़ा बेहतर रहेगा, और क्या कहूँ। तो ये टोटल मैंने क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया, लगभग 20-22 क्वेश्चन होंगे जो कि कंप्लीट हो गए। और जिसको भी पीडीएफ चाहिए वह टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। हालांकि मैंने 60 वीडियो का कंप्लीट पीडीएफ डाल दिया हूँ विथ सॉल्यूशन के साथ। आप लोग चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से भी देख सकते हो। हालांकि वहाँ समझ में ना आए तो यूट्यूब पर भी आराम से देख सकते हो। अगर आप फेसबुक पर से देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पर पहुँच सकते हैं, इस नाम को सर्च करके सिर्फ इस जगह बाय लगा देना है, स्टडी ओएनएस बाय मंडल जी, आराम से आपका आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो देखिए, कुछ दोस्त कहेंगे कि जी लगा हुआ है, तो देखिए दोस्त, कोई एटीट्यूड फलना निकलना नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। जी लगने के पीछे बहुत बड़ा कारण है। वो कारण क्या है दोस्त, कि आज से पहले, यानी जब मैं यूट्यूब पर नहीं था तो उससे पहले हम कोचिंग चलाया करते थे, जिसमें लगभग 30-40 बच्चे पढ़ते थे, कंपटीशन वाले भी थे। और दूसरा कोचिंग था मेरा जो कि 9th-10th के स्टूडेंट को पढ़ाते थे, मैथ और साइंस के बुक को पढ़ाता था। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो जिस नाम से हमें लोग जानते थे, क्योंकि हमारे टाइटल में मंडल है, तो लोग जी प्यार से लगा देते थे। इस वजह से वहाँ से सभी लोग मंडल जी कहने लगे। तो मैंने सोचा चलिए यही नाम को रख दिया जाए, थोड़ा अलग भी दिखता है। इसमें कोई मेरा एटीट्यूड नहीं है, कोई मेरा घमंड यानी वो नहीं है, सिंपल सा सिर्फ नाम है दोस्त। आप नहीं भी लगाओ, आप हमें मत रिस्पेक्ट दो, चलेगा, लेकिन मेरा ये एटीट्यूड मत समझिएगा, ये मेरा एटीट्यूड नहीं है, ठीक है। तो हालांकि जी तो बहुत लोग लगाते हैं, लेकिन मेरा कोई वो नहीं है कि मैं किसी के भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं दोस्त। तो बाकी बात क्या बताऊं, मतलब कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, एक बार अपना कीमती फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और पसंद आई होगी तो दोस्त थोड़ी सी भी तो एक लाइक कर दीजिएगा। इस तरह का वीडियो बनाने में दोस्त बहुत मेहनत लगती है, आपको शायद अंदाज़ा नहीं होगा कि एक वीडियो बनाने के पीछे कितना टाइम जाता है। लगभग 3 से 4 घंटे जाता है एक वीडियो बनाने में। बात समझ रहे हैं? क्योंकि मैं खुद ही अकेला सारा काम करता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन कलेक्ट करना, उसका पीडीएफ बनाना, टाइपिंग करना, फिर जाकर आपके लिए वीडियो बनाना, जाकर फिर इसे अपलोड एडिटिंग करना, फिर जाकर अपलोड करना। तो कहीं ना कहीं एक लंबी प्रोसेस चलती है दोस्त, और वो मुझे खुद ही करना पड़ता है। आपको पता है शुरुआती दौर में कोई साथ नहीं देता है। मैं अगर अब किसी को कहूँ भी कि ये सब थोड़ा बहुत मेरा काम कर दीजिए, नहीं करेगा, क्योंकि उसे चाहिए पैसे। और आपको तो पता है दुनिया में हर एक चीज़ पैसे पर चलती है, चाहे आप मानो या ना मानो। दुनिया की जितने भी अधिकतर चीज़ें पैसे पर चलती है, अगर भावना को छोड़ दिया जाए तो। हालांकि मैं हर एक जगह ये नहीं कह रहा हूँ पैसा ही काम आता, लेकिन बहुत हद तक पैसा है तो बहुत कुछ है। बात समझ रहे हैं? तो जिससे कि अभी यूट्यूब से हमारी कोई इनकम नहीं हो रही है, तो थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्त, कीजिए थोड़ा। आपके सपोर्ट से हमारी हौसला बढ़ती है, तो थोड़ा सा सपोर्ट करने का कोशिश कीजिए, ताकि मैं और भी आगे यूट्यूब पर ठहरा रहा हूँ। नहीं तो फिर मैं ऑफलाइन दुनिया में जा सकता हूँ दोस्त। लेकिन मेरा मतलब ये है कि मैं इसलिए ऑफलाइन दुनिया से दूर हूँ कि ऑफलाइन में कितना लोग जाए, मतलब हमसे कितने लोग जुड़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 100, 200, 500, है कि नहीं। लेकिन ऑनलाइन में हज़ारों लोग जुड़ सकते हैं हमसे। बहुतों को यहाँ से बेनिफिट मिल सकता है। बात समझ रहे हैं? तो और क्या बताऊँ,
अगर आपको सही लग रहा है, ये चैनल आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन वगैरह को दबा लीजिएगा। बाकी बात मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।